नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। स्वागत है आप सभी का। आज कुरुक्षेत्र में मेवात के नूह में एक धार्मिक यात्रा पर जो हमला हुआ, 6 लोगों की जो मौत हुई, मंदिर को घेरकर हुई फायरिंग, जान बचाती महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, और इसको लेकर हो रहे दुष्प्रचार और प्रोपेगेंडा, आज उसे दूर करने का दिन है। क्योंकि उस दिन यात्रा में शामिल हजारों लोग तो जानलेवा भीड़ के निशाने पर थे ही, आज उन्हीं लोगों और उनके बचाव में उतरे कुछ बुद्धिजीवियों के निशाने पर उस दिन का सच भी है। लगभग सारी तस्वीरें आप अभी तक तमाम न्यूज रिपोर्ट्स में, सोशल मीडिया पर देख चुके हैं। फिर भी कोई यह मानने से इनकार कर दे कि उस रोज नूह में नल्हड़ महादेव का मंदिर निशाने पर नहीं था, मंदिर को निशाना बनाकर गोली नहीं चली, लोगों को टारगेट करके फायर नहीं किया गया, तो वो कोरा झूठ बोल रहा है। वो आप तक सच नहीं पहुंचने देना चाहता। कोई आदमी एक वीडियो दिखाकर यह आपको बताए कि यात्रा में गए लोगों के पास हथियार था, उन्होंने गोली चलाई, तो वो आगे की बात आपको नहीं बता रहा कि उसको गोली क्यों चलानी पड़ी। वो आपको यह नहीं बताएगा कि उससे पहले वहां पर 40-50 राउंड गोली सामने से उपद्रवियों की तरफ से चल चुकी थी। एक महिला पुलिस अफसर को मंदिर से किन हालात में महिलाओं और बच्चों को जैसे तैसे बचाकर बाहर निकालना पड़ा, यह भी आपको नहीं बताएगा। वो आपको गौरक्षक मोनू मानेसर की बात दिखाएगा। यह कहेगा कि मोनू मानेसर ने यह कहा था कि वो मंदिर पहुंच रहा है और उसी की वजह से दंगा हुआ। पहली बात तो वो दंगा था नहीं, वो एक हमला था। और दूसरी बात, अगर मोनू मानेसर दोषी है तो मेवात के वो कांग्रेसी एमएलए जिन्होंने फेसबुक पर बयान जारी करके कहा कि मैं विधानसभा में भी मेवातियों के साथ खड़ा था और मेवात में भी आपकी लड़ाई में ही लड़ूंगा, वो दोषी क्यों नहीं है? क्या वो मेवातियों को सड़क पर लड़ाई लड़ने के लिए उकसा रहे थे? आज आपके सामने आएगा मेवात का सच, सच और केवल सच। सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में, इस तस्वीर में आप देखेंगे कि एक व्यक्ति है, उसके हाथ में बंदूक है। जो वीडियो में दिखाई दे रहा है वो सच है, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। मंदिर में खड़ा होकर एक आदमी पहाड़ की तरफ गोली चला रहा है। देखिए जरा, पहले वीडियो देख लीजिए। गोली डाल लो। ये वही नल्हड़ महादेव मंदिर है जिसमें, जहां से वो यात्रा उस दिन शुरू होनी थी और उसके बाद 3-4 मंदिरों में यात्रा और जानी थी, लेकिन इस मंदिर से वो यात्रा बाहर निकल ही नहीं पाई। निकलते ही हिंसा शुरू हो गई। इसमें ये व्यक्ति गोली चलाता हुआ दिखाई दिया। ये मंदिर के अंदर जो श्रद्धालु हैं उन्हीं में से एक है, ये सच है। लेकिन इसमें जो झूठ आपके सामने परोसा गया वो ये है कि इसकी वजह से हिंसा शुरू हुई। आपको जो नहीं बताया गया वो ये है कि इससे पहले मंदिर की ओर दर्जनों राउंड गोलियां चली और उस मंदिर पर चली जिसके अंदर हजारों श्रद्धालु मौजूद थे। छोटे छोटे बच्चे भी थे, उनमें महिलाएं भी थीं। इसी वीडियो में आपको एक पुलिस वाला भी नजर आएगा, एक नहीं बल्कि कई पुलिसकर्मी नजर आएंगे। और एक पुलिस वाला इस आदमी को जाकर समझाता भी है कि हम हैं, हम जवाब दे रहे हैं। उनके पास भी बंदूक है, लेकिन भड़काऊ फैक्ट चेकर हो, प्रोपोगेंडिस्ट हो, वो बस ये तस्वीर चिपकाएंगे और 2 लाइन लिखकर जहर फैलाकर भाग जाएंगे कि आखिर यहां से शुरू हुई थी। हमने बाकायदा इस आदमी को ढूंढा। इस आदमी का नाम, जो गोली चला रहा था, इसका नाम है अशोक बाबा। पेशे से ये एक वकील है। हमारे रिपोर्टर इन्हें ढूंढकर इनके पास पहुंचे, इनसे बात की और इनसे पूछा कि इस तस्वीर में जो दिखाई दे रहे हैं आप ही है ना? गोली आप ही चला रहे हैं ना? कहां गोली चलाई आपने? किसकी ओर गोली चलाई? ये जो बंदूक आपके पास थी कहां से आई? इस बंदूक का लाइसेंस है कि नहीं है? ये सारे सवाल पूछे इस आदमी से ताकि आप पूरा सच जान सके। ये पूरा इंटरव्यू सुनिए आप पहले। एक वीडियो आपकी सोशल मीडिया पर चल रही है और उसके अंदर ये दिखाया जा रहा है कि आप मंदिर के अंदर मौजूद हैं, पहाड़ी की तरफ फायर कर रहे हैं, आपके पास एक राइफल है। इस वीडियो की हकीकत क्या है?
जी, दरअसल ये वीडियो में राइफल है, ये मेरी अपनी लाइसेंसी वेपन है। मेरे पहले से ही ऑलरेडी कम से कम मैं 40 से 45 मुकदमों में गवाह हूँ। उनमें अपने 5 से 10,000, 50,000 तक के इनामी बदमाश पकड़े जा चुके हैं मेरी एफआईआर्स में, जिनमें मैं मुद्दई हूँ। और इसीलिए गवर्नमेंट ने मेरे को वेपन, मेरा लाइसेंसी वेपन दिया हुआ है। उस समय मेरे को बहुत ज़्यादा मजबूरी हो गई थी। कम से कम 2 से 2,500 महिलाएं जो मंदिर में बंद थीं, हमने देखा कि हमारी एक टुकड़ी आईजी ममता सिंह जी भी वहां पर आ गई हैं, अपने 10 से 20 पुलिस वालों को लेकर वहां पर पहुंची थी वो। और जैसे ही वो अंदर एंट्री करी है, कम से कम एक साथ 50 से 100 राउंड फायर धड़ाधड़, चारों तरफ से माहौल इतना बहुत गर्मा गया था, इतनी फायरिंग हुई थी वहां पर कि बचना किसी का नामुमकिन था। ऑन द स्पॉट हमारे एक आदमी को वहां पर गोली भी लगी है, मगर फिर भी मैंने अपनी सुरक्षा में और सबकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक हवाई फायर वहां पर किया था, जो मंदिर की सीमा के अंदर से मैंने वो किया था, ताकि वो कुछ लोग डर जाएं, जिससे कि हम बचाव कर पाएं। क्या ऊपर से पहाड़ी से फायरिंग हो रही थी लगातार, आप लोगों ने देखा? और कितने लोगों को आपने करीब देखा होगा जो ऊपर से फायर कर रहे थे? हमने देखा कम से कम पूरी पहाड़ी की तरफ छोटे छोटे, बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे आदमी दिखाई दे रहे थे। चारों तरफ पहाड़ियों के आदमी थे, वहां से फायरिंग की धड़ाधड़ आवाजें आ रही थी। कम से कम तकरीबन मैं एक अनुमान ही लगा सकता हूं, मैं उनको गिन नहीं सकता। कम से कम 200 से 250 लोग थे। कुछ लोग उनमें से फायरिंग कर रहे थे, कुछ पत्थर फेंक रहे थे वहां पर, और कुछ लोग ऐसा था वहां पे कुछ आग की गोले की तरह कुछ वहां पे गिर रही थी चीजें, उसको भी नहीं बता सकते किस तरीके से। बहुत ही भयावह मंजर था। अगर मैं एक फायर मैं नहीं करता तो वहां पर इतनी बड़ी लेडीजों की संख्या थी, जिसको बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाता। अच्छा, ये भी सवाल जो लोग सोशल मीडिया पर आपके बारे में लिख रहे हैं, इस तरह की बातें कही जा रही हैं कि आप मोनू मानेसर के बहुत करीबी हैं, उनके साथ कई गौरक्षक जो ऑपरेशन होते हैं उसके अंदर आपकी तस्वीरें हथियारों के साथ दिखाई जा रही हैं। दरअसल क्या है, मोनू मानेसर एक गोरक्षा दल का सदस्य है, मैं भी एक गोरक्षक हूं। मैं भी अपनी गौ माता को बचाने के लिए लगा रहता हूं। अब वहां पर लोग बाग सभी इस तरीके के इलिटरेट लोग लग रहे थे कि पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे थे। ऐसे उपद्रवी लोग थे वहां पर, जो इतना तेज तेज बोल रहे थे, जिनको हम सुन रहे थे वहां पर। अब हम हिंदुस्तान में रहते हैं और लोग बाग पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं। बहुत शर्मनाक थी। इसमें पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जो शोभा यात्रा निकली थी, शोभा यात्रा में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, गौरक्षकों को इनविटेशन था। धार्मिक यात्रा में हथियार लेकर जाना, क्यों आप लोग हथियार लेकर गए थे, ये कई लोग सवाल पूछ रहे हैं। दरअसल मेरा लाइसेंसी वेपन है। एज पर लॉ गवर्नमेंट भी कहती है कि आप सेल्फ डिफेंस के लिए अपने पास हथियार रख सकते हैं। गवर्नमेंट ने मेरे को इशू किया हुआ है, मैं कोई इलीगल वेपन नहीं ले गया। और वैसे भी हम मंदिर के अंदर नहीं ले गए थे वेपन पहले, हमें तो बाद में मजबूरी में, हमारा तो वेपन गाड़ी में ही रखा हुआ था, हमें लास्ट में वो वेपन निकाल के मंदिर में जब लाना पड़ा, जब हम पता है कि हम घिर चुके हैं चारों तरफ से। आपने कितने फायर किए और फायर करने की जरूरत, जो आप बता रहे हैं, फायर करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या पुलिस आपके समय वहां पहुंच गई थी? हाँ जी, उस टाइम पे मौके पे पुलिस मौजूद थी, जैसा कि वीडियो में आ भी रहा है। मैंने केवल एक ही फायर किया था, वो भी हवाई फायर किया था मैंने। जी। एक सवाल ये कि मंदिर का मंजर कैसा था? आप चश्मदीद भी हैं, क्योंकि जब आप लोग अंदर पहुंचे थे तो बाहर किस तरह की स्थिति थी, थोड़ा अगर आप बता सकें। उस दिन जब वहां पर लोग फंसे हुए थे, आप भी थे, किस तरीके के हालात थे और ये हालात कब से शुरू हुए? दरअसल उस टाइम का मंजर मेरे से आप ना पूछें तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा भयावह मंजर था वहां पर। मैं अपनी मातृशक्ति के साथ लगा हुआ था, माताओं बहनों को, बड़े बूढ़े बच्चों को बचाने में लगे हुए थे। बस उस टाइम पे हमारी तरफ बढ़ते ही आ रहे थे लोग बाग, और इतनी गाड़ियां हमारी जला दी थी उन्होंने। अब मैं कह रहा हूं 20 मिनट तक और वहां पर हमारी जो आदरणीय ममता सिंह जी हैं आईजी, नहीं पहुंचे तो हमारा पता नहीं क्या होता वहां पर। ये मैं चश्मदीद हूं और अपनी आंखों देखी मंजर बता रहा हूं मैं आपको। ये अशोक बाबा की बात आपने पूरी सुनी। यही व्यक्ति जिनको अभी स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं, जिनके हाथ में ये राइफल है और ये कह रहे हैं कि हाँ मैंने गोली चलाई, स्वीकार कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरी लाइसेंसी, मेरे पास हथियार है, मुझे कानून का अधिकार है कि मैं अपनी सुरक्षा के लिए गोली चला सकता हूं, मैं अपना हथियार अपने पास रख सकता हूं। ये भी कह रहे हैं कि पहले मैं मंदिर में हथियार नहीं ले गया था,
ये गाड़ी में बाहर रखा था, बाद में जब वहां फायरिंग होने लगी तब मैं लेकर के आया, क्योंकि मंदिर के अंदर बहुत बड़ी तादाद में बच्चे और महिलाएं और बुजुर्ग भी थे। अब इसमें आपको 2-3 बातों पर गौर करना चाहिए। पहली बात, जिन लोगों ने भी ये कहा, और बार बार आप लोग सुन रहे हैं ना इस बात को, किसी ने मंदिर को घेरा हुआ नहीं था, कोई पहाड़ी पर नहीं चढ़ा हुआ था, कोई गोली नहीं चल रही थी जिसमें टारगेट किया जा रहा हो। जिस वीडियो को वो अपने सबूत के तौर पर कोई पेश कर रहा है, उसी वीडियो को दिखाकर हम पूछते हैं। ये मंदिर है, मंदिर की दीवार है, सामने पहाड़ है। ये आदमी भी अगर गोली चला रहा था तो कहां चला रहा था गोली? ये पहाड़ की तरफ गोली चला रहा था ना। पहाड़ पर कौन था? कोई था पहाड़ पर जिसकी तरफ ये फायर कर रहा था। हालांकि वो कह रहा है कि मैंने हवाई फायर किया, लेकिन उसकी बंदूक की नोक पहाड़ के ऊपर है। यही तो दुनिया कह रही है जो वहां मौजूद लोग हैं, कि पहाड़ी के ऊपर से मंदिर को निशाना बना करके फायरिंग हुई। एक दूसरी बात आप नोटिस कीजिए, इस हिंसा के अंदर 2 पुलिस वाले मारे गए हैं, 3 पुलिस वाले वेंटिलेटर पर हैं, अभी उनकी जान खतरे में है। यानी पुलिस निशाने पर थी, साफ है। पुलिस की एफआईआर हमारे पास है, रिमांड कॉपी हमारे पास है। इसमें बताया गया कि गुरसेवक और नीरज, 2 पुलिस वाले होमगार्ड, जब वो निकले इस यहां रोकथाम करने के लिए जहां हिंसा हो रही थी, तो वहां पर उनकी गाड़ी देखते ही पत्थर मारने शुरू कर दिए और गोली चला दी। उनकी मौके पर ही मौत हो गई दोनों लोगों की। यानी पुलिस को देखते ही आपने वहां पर मौजूद लोगों ने पत्थर मारा, गोली चलाई। इस विजुअल के अंदर ये जो तस्वीर है, इसमें भी पुलिस वाला दिखाई दे रहा है ना। ये पुलिस वाला किसी भी तरह आपको खतरे में दिखाई दे रहा है। ये पुलिस वाला अपनी ड्यूटी कर रहा है, कह रहा है कि हम करेंगे जो करेंगे, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपना फर्ज निभा रहा है, लेकिन कोई खतरा नहीं है उसके ऊपर। कोई उस पुलिस वाले की जान का दुश्मन नहीं बना हुआ है। वो लोगों की रक्षा कर रहा है और लोग उस पर भरोसा कर रहे हैं। और वो जो दूसरी तरफ भीड़ खड़ी थी, पुलिस की तरफ उनका रवैया क्या था कि 2 पुलिस वालों की मौत हो चुकी है और 3 पुलिस वाले अभी वेंटिलेटर। ये फर्क है। अभी इन्होंने बताया आपको, नीरज बाबा ने, अशोक बाबा ने, कि अंत में जब वहां पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पहुंची, महिला अधिकारी हैं, पुरस्कृत हो चुकी हैं पहले भी अपने कामों के लिए, ममता सिंह, वो अगर वहां पर नहीं आती तो किसी का भी वहां से बचकर निकलना मुश्किल था। हमने ममता सिंह से जाकर उनसे भी बात की, ये एडीजी हैं, उनसे हमने पूछा उस दिन वहां पर क्या हुआ था, गोलियां चल रही थी कि नहीं चल रही थी, क्या पुलिस ने भी गोली चलाई थी, क्यों चलानी पड़ी थी गोली पुलिस को, क्या लोगों की जान वाकई खतरे में थी, जिससे इनकार कर रहे हैं आज बहुत सारे लोग। तो आप सुनिए एक आईपीएस ऑफिसर को, और सुनिए कैसे वहां पर उस दिन सैकड़ों बल्कि हजारों लोगों की जान उन्होंने बचाई। एक वीडियो है जिसमें आप खुद मंदिर में मौजूद हैं, और उस दौरान जब आप मंदिर में थी तो फायरिंग की आवाज़ें सुनाई आ रही हैं। आपके साथ आपके बाकी जो पुलिसकर्मी हैं वो भी मौजूद थे, और उस दौरान सिचुएशन को देखते हुए ये वो वीडियो है जो वहीं पे जो मौजूद थे उन्होंने लिया। इसमें आप भी दिखाई दे रही हैं। क्या सिचुएशन थी मैम उस समय? चारों तरफ क्या थी? आप वहाँ पे लोगों को भी संभाल रही थी, देख भी रही थी, और ये वीडियो इस समय हर कोई इसकी बात कर रहा है। देखिए, मंदिर परिसर में जो उस वक़्त का जो नज़ारा था, अगर उसकी बात कहें तो मैं ये मान के चलती हूँ कि एज अ पुलिस ऑफिसर हम सब की जो 35-36 साल की जो सर्विस करियर होता है, उससे बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब आप एक्चुअली इस तरह के एक सिचुएशन में आपको आ करके और फिर स्थिति को नियंत्रण करके आपको एक आम जनजीवन का ना सिर्फ आपको सुरक्षा का एहसास दिलाना है, बल्कि उनको सुरक्षित रखना भी है और उनको लेकर के भी जाना है आगे। और उस दिन शायद वो ऐसा दिन था जहाँ जब मैं पहुँची हूँ तो वहाँ एक्चुअली स्थिति बहुत ही क्रिटिकल थी। 2,500-3 हज़ार लोग फंसे हुए थे मंदिर में, चारों तरफ से फायरिंग हो रही थी। हमारी फोर्स वहाँ पर थी मौजूद, पर वो इतनी संख्या में नहीं थी कि इतने लार्ज स्केल जो है घेरा करके तीनों तरफ से पहाड़ के ऊपर से जो फायरिंग जिस तरह से आ रही थी उससे वो निकाल करके सुरक्षित उनको लेके जाते थे, क्योंकि एग्ज़िट का सिर्फ एक ही तरफ से रास्ता था। तो उस परिस्थिति में फायरिंग के बीच में जवाबी फायर, हमने भी फोर्स को कहा कि आप भी जवाबी फायर कीजिए ताकि कवरेज रहे और थोड़ा सा डिटरेंस रहे।
और जब शाम होने लगी और फायरिंग नहीं रुकी और लोगों में काफ़ी परेशानी हुई, तो देखिए एक तरह से आप फंस जाते हो तो आपको घबराहट होती है, और उनको फिर तसल्ली देना, उनको एक सुरक्षा का एक भरोसा दिलाना कि हम आपके साथ हैं और हम आपको सुरक्षित निकालेंगे, उसका प्रयास किए जा रहे थे। लेकिन जब लगा कि अंधेरा हो रहा है और अब स्थिति ख़राब हो सकती है, तो शाम के टाइम में 6 सवा 6 के बाद हमने फैसला किया कि इनको टुकड़ियाँ बना बना करके, क्योंकि जो क्राउड के ऊपर फायर करते थे, सिंगल पे नहीं क्राउड पे करते थे, कि वहाँ पॉसिबिलिटी डैमेज की ज़्यादा होती क्राउड के ऊपर। तो क्राउड के ऊपर फायर को नज़र रखते हुए फिर हमने उनको डिवाइड किया गया, पहले महिला और बच्चों को, बाद में बुज़ुर्गों को, और फिर जो जवान बच्चे हैं। इस तरह से हमने डिसाइड किया। मैं थी, एसपी पलवल जो यहाँ मौके के थे, और हमारे डीसीपी साउथ रेंज थे। डिसाइड करके फिर उनको टुकड़ियों बना करके कवर फायर देते हुए पहले महिलाओं को लेकर के मैं आगे चली और कवर फायर दिया। तो जब हम निकले हैं तो उस समय भी फायर आया। वो किस्मत अच्छी थी कि वो फायर एक गाड़ी के ऊपर लगा, तो बिल्कुल एकदम से घबरा गए थे सभी जो यात्री थे, परंतु उनको हौसला बढ़ाया, दोबारा उनको खड़ा किया, क्योंकि नीचे एकदम से ज़मीन पे गिर गए थे काफ़ी महिलाएं। खड़ा करके सहारा दे करके फिर कवर फायर देते हुए फिर हम उनको अपनी बसों तक लेकर के आए, लगभग 400-500 मीटर चला करके, और बसों में फिर सरकारी बसों में बिठाकर सुरक्षित पुलिस लाइन के अंदर उनको ले जाया गया, एस्कॉर्ट करते हुए पुलिस के द्वारा। फिर रात देर तक, लगभग 2-2:30 बजे तक, हर एक किसी को उनके गंतव्य स्थान तक सेफली छोड़ने की प्रक्रिया की। आप आ रही थी उस दौरान आग लग चुकी थी चारों तरफ, और जब आप निकल रही थी उस समय भी गाड़ियां जल चुकी थी पूरी? गाड़ियाँ पूरी जल चुकी थी। वो जो रास्ता था मंदिर की तरफ जाने वाला, वो रास्ता तो बिल्कुल गाड़ियों की वजह से बिल्कुल मोबाइल नहीं था, मतलब पैदल भी चलना मुश्किल था, क्योंकि सीएनजी सिलेंडर्स फट फट के काफ़ी मतलब लाउड वॉल्यूम वो भी आ रहा था, आगजनी और काफ़ी ज़्यादा गर्मी, मतलब आग का वो था। तो वो रास्ता तो थी, खेतों से हमें आना पड़ा था, खेतों से ही सबको लेके जाना पड़ा था। मैम, उस समय हर कोई आप ही की तरफ देख रहा होगा, क्योंकि सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर आप वहाँ ऑपरेशन लीड कर रही थी, इसको इवैक्यूएशन पूरा लीड कर रही थी। खेतों से भी वहाँ पे उपद्रवी होंगे, फायरिंग वहाँ पे भी आ रही होगी। उस दौरान बच्चों को और महिलाओं को निकालना कितनी बड़ी चुनौती थी, जब फायर आपके ऊपर, आपकी गाड़ी के ऊपर आ रहा था? जी, चुनौती तो थी, पर मैं कहती हूँ कि गॉड इज़ काइंड टू ऑल ऑफ अस, कि हम सब ने मेहनत की एक सच्ची नीयत से की। हरियाणा पुलिस ऐसे ओकेशन पे हमेशा उभर के आती है, और ये हरियाणा पुलिस प्रतिबद्ध है, और हमने उस दिन अपनी उस प्रतिबद्धता को सार्थक किया। मैम, बहुत सारे वीडियोज़ इस समय अलग अलग जगहों पर, प्लेटफॉर्म्स पर है। कुछ में कोई उग्र करने वाली बातें कर रहा है, कोई कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार देते लोगों को। एक ऐसा मेवाती पाकिस्तानी करके हैंडल है, उसने कहा जब आप उस दौरान अंदर मौजूद थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मारो, 10 से 12 लोगों को मारो। तो ऐसे हैंडल या इस तरीके के लोग, उनको आप मॉनिटर कर रहे हैं माइन्यूटली, जो प्रोवोकेटिव तरीके से उस दौरान कर रहे थे जब आप अंदर खुद मौजूद थी? देखिए, उस समय जो परिस्थिति अंदर की थी, वहाँ पर तो इस लोगों का हौसला बढ़ाना, उनको तसल्ली देना, और उनका मतलब, और इस पर खासतौर से महिलाएं थी जो उनकी परिस्थिति थी, महिला बच्चे बहुत घबराए हुए थे। तो उस समय तो एक माइंड में सिर्फ एक ही बात थी कि किस तरह से इनको सेफली निकाला जाए। ये जो आपने बातें कही, ये सारा इन्वेस्टिगेशन और काउंटर्स का पार्ट होता है, जिसपे टीमें अलग अलग काम कर रही थी, और वो अभी भी काम कर रही हैं। रेड लगातार जारी है। कुल मिला के कितनी अप्रॉक्सीमेटली टीम्स हैं जो पैन हरियाणा या फिर जो भाग गए इधर उधर, उनकी तलाश में जुटी हुई है, ताकि एक मैसेज जा सके लोगों को कि वो निश्चिंत होकर अपनी दुकानें या अपना सब कुछ स्टार्ट कर सकते हैं? जी देखिए, पूरे गुड़गांव में, पलवल में, फरीदाबाद में, जो भी आसपास रेवाड़ी और जो हमारा नूह का एरिया है, जो मेनली इफेक्टेड एरिया है, हमारी लोकल सीआई की टीमें, लोकल पुलिस की टीमें, उनके साथ में असिस्टेंस करने के लिए एसटीएफ भी आई हुई है। तो अलग अलग टीमें बना करके और हर जगह पे रेड की जा रही। एग्जैक्ट फिगर इस समय देना उचित नहीं होगा, परंतु मैं इतना आश्वासन दे सकती हूँ कि अच्छी खासी टीमें हैं जो इनमें लगी हुई हैं, और हमारा जो उच्च अधिकारियों का और हमारे इवन सीएम साहब और हमारे एचएम साहब का भी क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि इसमें जो है दंगाई चाहे कोई भी है, सख्त से सख्त एक्शन लेना है। ये एडीजी पुलिस थी ममता सिंह, उनकी बात आपने सुनी। इनकी बात को कोई झूठ मानेगा क्या, जब वो कह रही हैं कि हम जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर चारों तरफ से फायरिंग हो रही थी और वो भीड़ को देखकर फायरिंग कर रहे थे। एक तस्वीर जरा आप ये वाली और देख लीजिए जरा, ये मंदिर के ठीक बाहर की तस्वीर है। ये मंदिर है सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, ये रहे आम लोग, उसमें महिलाएं भी हैं, जमीन पर बैठे हुए हैं, गाड़ियों की आड़ उन्होंने ली हुई है।
आड़ क्यों ली हुई है? क्योंकि वहां से गोली चल रही थी। गोली चलने की आवाजें भी इसमें आपको सुनाई देंगी। पुलिस वाला क्यों यहां पीछे छुपा हुआ है? उसके पास तो लाठी है, केवल डंडा है एक उसके पास, वो पीछे छुपा हुआ है इन्हीं आम लोगों की तरीके से, गोली से बचने के लिए छिपा हुआ है वो। और ये लोग हैं जो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए वहां पर मौजूद हैं। मंदिर आपको ठीक सामने दिखाई दे रहा है, और ये बचने के लिए गाड़ी की आड़ लेकर छिपे हुए हैं किसी तरीके से। फिर भी लोग इस दुष्प्रचार को फैलाने में उनको शर्म नहीं आ रही है ये बात कहते हुए कि कोई गोली नहीं चली मंदिर के ऊपर। सुनिए जरा आप, इन लोगों के बीच क्या उस वक्त बात हो रही थी। अपने बालक देख रहे हैं ना, वो लेडीज ले जा रहे जाते, देखो ये देखो भाई फायर भाई, अपने बालक देख रहे हैं ना, वो लेडीज ले जा रहे जाते, देखो ये देखो भाई फायर भाई, अपने बालक देख रहे हैं ना, वो लेडीज ले जा रहे जाते, देखो गोली की आवाज भी आपने सुन ली, गोली से बचते हुए लोगों को भी आपने देख लिया, पुलिस को भी देख लिया आपने, जो वहां पर बचकर किसी तरह अपनी जान बचा रहे थे। और इसी किस्म की गोलीबारी के अंदर आप 2 पुलिस वालों की मौत हुई है, और भी लोगों को गोलियां लगी हैं। अस्पताल में लोग भर्ती हैं जिनके शरीर पर गोली लगी, इसी दरमियान उन गोली लगी उनके शरीर में। अब एक दूसरा विजुअल आपको दिखाते हैं, तस्वीर जो अभी आपको दिखाई थी हमने जब इंटरव्यू चल रहा था उस वक्त। ये देखिए जब पुलिस वाले जो थे, पुलिस वालों को कैसे पहाड़ की तरफ गोली चलानी पड़ रही थी, और ये किस्म के अंधेरे में तीर मारने जैसा था, क्योंकि तीनों तरफ से पहाड़ हैं और कितने लोग थे, खासकर कहां वो छुपे हुए थे, कुछ नहीं मालूम था पुलिस को। लेकिन ये कवर फायर दे रहे थे। अभी एडीजी ममता को आपने सुना, वो कह रहे थे कि हमें कवर फायर देनी पड़ी, क्योंकि जब हमने लोगों को वहां से निकालना शुरू किया तब भी उन दूसरी तरफ से गोली चली, दूसरी तरफ से फायरिंग हो रही थी और वो किसी को भी लग सकती थी। तो पुलिस ने यह किया कि छोटे छोटे जत्थों के अंदर लोगों को मंदिर के बाहर निकालना शुरू किया, ताकि वहां कैजुअलिटी की गुंजाइश कम हो जाए। और किस तरीके से लोगों को बाहर निकाला वो तस्वीर भी आप देख लीजिए। उन्होंने यह भी बताया कि इस मंदिर को जाने वाला केवल एक ही रास्ता था, जहां अभी आपने लोगों को छुपा हुआ देखा था, और उस रास्ते पर जितनी गाड़ियां थी, दर्जनों गाड़ियां, उनको आग लगा दी गई थी। उनसे इतनी आग निकल रही थी, इतनी गर्मी निकल रही थी, और सिलेंडर में ब्लास्ट हो रहा था, गाड़ियों में पुलिस पेट्रोल टैंक्स में ब्लास्ट हो रहा था, कि उस रास्ते से तो ले जा ही नहीं सकते थे। तो इसलिए ऐसे खेतों के जरिए लोगों को बाहर निकालना पड़ा। देखिए आप, इसमें महिलाएं, बुजुर्ग सब आपको दिखाई देंगे। 400-500 मीटर खेतों के जरिए लेकर पुलिस को इनको आना पड़ा, दूर ले जाकर एक खेत में इनको बैठाना पड़ा, फिर जाकर किसी तरह सरकारी बसों से इनको पुलिस लाइन में भेजा गया। और सोचिए, एडीजी ये भी बता रही हैं कि जब हम निकाल करके इन लोगों को ला रहे थे तब भी इनके ऊपर फायर हो रहा था, उस वक्त भी इनके ऊपर गोली चल रही थी। इसीलिए आप सच ढूंढें, सच तलाशें, जैसे हमने आज कोशिश की, और उन प्रोपेगेंडा करने वालों से जरूर बचिए, दुष्प्रचार करने वालों से बचिए, जो आप तक हकीकत पहुंचने देना नहीं चाहते। जो जैसा सच है उसको वैसा ही दिखाया जा सकता है, इसमें काट छाट नहीं की जा सकती, इसमें 2 बात जोड़ करके आपको नहीं बताई जा सकती। अगर वहां हिंसा हुई तो जिसने हिंसा की, गोली जिस तरफ से चली, उसी को बताना पड़ेगा कि गोली उसने चलाई। हमने आपको नूह में हमले के दौरान गोली चलाने वाले शख्स का इंटरव्यू दिखाया, एडीजी ममता सिंह की बात सुनाई, कैसे उन्होंने सैकड़ों लोगों की जान बचाई। साथ ही आपको मंदिर पर हमले का वीडियो भी दिखाया। नूह दंगे का पूरा सच आपके सामने एक एक करके आ रहा है, और एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद कुछ और ऐसी हैरान करने वाली तस्वीरें, और साथ ही इस इलाके के कांग्रेस के एमएलए, जिनके ऊपर अब बीजेपी इल्जाम लगा रही है कि दरअसल उनकी बातों से हिंसा भड़की, उनकी बातों से यहां पर माहौल खराब हुआ। बीजेपी और कांग्रेस के बीच इसको लेकर के कौन सी जुबानी जंग चल रही है वो भी आपको दिखाएंगे। और जिस मोनू मानेसर का नाम लिया जा रहा था अभी तक, जिसको लेकर के अब तो कुछ लोगों ने गाने भी लिख दिए, वो मोनू मानेसर क्या कह रहा है, क्या उसने कोई भड़कावे वाली बात की थी, क्या वो वहां पर मौजूद था, वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये भी आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कुरुक्षेत्र में आज मेवात में हुई हिंसा का पूरा सच आप देख रहे हैं। क्या
कांग्रेस के स्थानीय विधायक के बयानों ने भी आग में घी डाला? क्या उनके बयानों की वजह से भी हिंसा भड़की? ये इल्जाम आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने लगाया है, सुधांशु त्रिवेदी ने, और उस बयान को कोट करके बताया है। वो बयान क्या था हम आपको दिखाएंगे। नाम बार बार आ रहा है, मोनू मानेसर की बात भी आज हम आपको सुनाएंगे। क्या उसने अपने बयान में कोई भड़काने वाली बात की थी? और जो कुछ पिछले 2 रोज से नई डिटेल्स निकल करके सामने आ रही हैं इस हमले को लेकर के, हिंसा को लेकर के, वो इतनी ज्यादा खौफनाक और डराने वाली हैं कि आप भी ताज्जुब कर बैठेंगे। आप यकीन कर सकते हैं कि एक सरकारी जज उस इलाके में अपनी 3 साल की बच्ची के साथ फंस गई और अपनी गाड़ी छोड़ करके उन्हें शरण लेनी पड़ी, और जब लौटी तो उनकी गाड़ी जली हुई थी। आगे बात करेंगे। इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे हैं लोकसभा में, चलते हैं। सारे बिल अपनी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण थे माननीय अध्यक्ष, हर क्षेत्र के महत्वपूर्ण बिल थे। उसमें इन्होंने कहा पीएम आकर जवाब दे, पीएम आएंगे तभी संसद चलने लगी। आज क्या हो गया है? आज इस बिल में मैं तो स्वागत करता हूं आपने चर्चा की, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो चाहता हूं हर रोज ही आ जाइए, परंतु आज क्या हुआ है? क्या डेमोक्रेसी की चिंता है? तो डेमोक्रेसी की चिंता है तो हर एक बिल महत्वपूर्ण है, हर एक बिल महत्वपूर्ण है। क्या देश की चिंता है तो किसानों के लिए भी बिल आया, बाकी सारे विषय के लिए भी बिल आए, मगर कोई नहीं आया। साहब, ना डेमोक्रेसी की चिंता है, ना देश की चिंता है, ना जनता की चिंता है। अपने गठबंधन को बचाने के लिए सारे लोग यहां आए और आज मुझे कह रहे थे कि भारत आपको देख रहा है। मैं बता रहा हूं कि भारत देख भी रहा है, देखना भी चाहिए। आपके दोहरे चरित्र को भारत देख रहा है। आपके लिए जनता के बिल महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे गठबंधन से एक छोटी सी सुपारी जितनी पार्टी भागकर न चली जाए, इसका बहुत बड़ा महत्व है। आपकी प्रायोरिटी बड़ी स्पष्ट हो गई भाई, बहुत स्पष्ट आप लोगों ने ही कर दी। मैं तो कुछ बोला नहीं, चुपचाप सुनता रहा, सबको पढ़ा और सब बड़ी बड़ी दुहाइयां दे रहे थे। अरे भले आदमी कोई तो सच बोल देता कि हम इसलिए आए हैं कि केजरीवाल जी हमारे गठबंधन से भाग न जाए। माननीय अध्यक्ष जी, खैर उनका जो कारण हो, मणिपुर उनका एब्सेंट रहने का कारण नहीं है। मैंने पहले दिन से यहां कहा है, जितनी लंबी चर्चा करनी हो मणिपुर पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार, हर चीज का जवाब दिया जाएगा और मैं दूंगा जवाब। माननीय अध्यक्ष जी, उनको प्रॉब्लम एक ही है कि जनता के मन में भ्रांति खड़ी कर दी जाए। मैं उनको बताता हूं कि जनता है जो सब जानती है, कभी भ्रांति खड़ी नहीं होती है। आज आपने अपने आप को यहां पर एक्सपोज कर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, पूरी चर्चा को मैंने सुना, प्रेमचंद्रन जी से लेकर सारे लोग जो विषय पर बोले, मैंने ध्यान पूर्वक नोट भी पढ़े हैं, सुना भी है। माननीय अध्यक्ष जी, ये फिर से मैं एक बार कहता हूं कि सदन जनता को गुमराह करने की जगह नहीं है। सारे लोग राज्य के अधिकार कह रहे हैं। कौन से राज्य के? दिल्ली राज्य ही नहीं है, ये तो संघ प्रदेश है और संघ प्रदेश में भी राजधानी क्षेत्र है जो एक विशेष आर्टिकल के तहत बनाया गया। अनुच्छेद 239 से 242 तक दिल्ली के कामकाज करने के तरीके को संविधान ने स्वीकार किया। हम तो संविधान संशोधन लेकर नहीं लाए थे, आप ही आए थे। 69वां संविधान संशोधन आप लेकर आए थे, आपने ही अधिकार नहीं दिए थे। अधिकार उसके तहत अनुच्छेद 239 ए 3B के तहत संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के लिए, उसके संबंधित किसी भी विषय के लिए कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है। मैं फिर भी आज मैं समझता हूं कि आप लोग समझकर ही बोलेंगे, समझते हैं, मगर पॉलिटिकली बोले होंगे, मगर मैं ऐसा समझकर बोलता हूं कि आप नहीं समझे होंगे।
तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और राजधानी क्षेत्र, ये संविधान में अलग अलग एंटिटी है। अब राज्य की दुहाई, अभी किसी सदस्य ने कहा कल को आप किसी भी राज्य से, भाई नहीं हो सकता। राज्य के काम में दखल नहीं हो सकती। यहां दखल इसलिए कर सकती है संसद क्योंकि 239A3B के अंदर इस संसद को आपकी पार्टी जब सत्ता में थी तब अधिकार दिया हुआ है। और अभी किसी को लगता है मेरे अधिकार कम है तो चुनाव लड़ने से पहले आर्टिकल 239A3B पढ़ना चाहिए था। अब पढ़े नहीं, लड़ लिए और कहते मेरे अधिकार कम है। मैं देश की जनता को, दिल्ली की जनता को, सारे विपक्षी दलों को इतना ही कहना चाहता हूं, साहब 1993 में राज्य बना, 93 से 15 तक इसी नियमों के अनुसार उस वक्त भी सर्विस केंद्र सरकार के हाथ में ही थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरप्रिटेशन किया और इंटरप्रिटेशन कर ये भी कहा कि अगर आपको सर्विस हाथ में लेनी है तो कानून बनाना पड़ेगा, जो अभी हम कर रहे हैं। तो 93 से लेकर 2015 तक किसी भी मुख्यमंत्री को कभी भी झगड़ा नहीं हुआ। आप भी आए, हम भी आए, ऊपर हम भी थे, आप भी थे, क्योंकि झगड़ा इसलिए नहीं हुआ कि जो भी आए, मैं तो आपके वखान कर रहा हूं अधीर रंजन जी, समझिए, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, जो भी आए उनका मकसद दिल्ली की जनता की सेवा करना था। अगर सेवा करनी है तो झगड़ा करने की जरूरत नहीं, मगर अधिकार चाहिए तो झगड़ा करने, और झगड़ा करने का स्वभाव ही हो तो क्या कर सकते हैं। हम तो रिसीविंग एंड पर है, भाई झगड़ लो, अब क्या कर सकते हो। आप दिल्ली की जनता ने आपको चुना है, आप झगड़ा करना चाहते हो। और रूल्स बनाने के पावर के बारे में किसी सदस्य ने कहा, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि रूल्स बनाने के अधिकार, जो एक्ट बनाने का जिसके पास अधिकार है उसी के पास रूल्स बनाने के अधिकार रहते हैं। एक्ट बनाने का अधिकार भारत सरकार को है तो एक्ट के रूल बनाने का अधिकार, ये बेसिक समझ का विषय है। कैबिनेट नोट का सवाल किया, इसमें भी आप इसको गलत भ्रांति खड़ी कर रहे हो। आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कैबिनेट नोट आज भी कोई भी राज्य हो, आप लोग की कई राज्य में सरकार है, वहां कैबिनेट नोट कैबिनेट सचिव की साइन से ही कैबिनेट में जाती है। फाइल पर मंत्री की अप्रूवल होती है। यहां पर क्या होता था, जब घपले घोटाले वाली कैबिनेट नोट हो, सचिव के पास जाती ही नहीं थी, मुख्य सचिव के पास जाती ही नहीं थी। मंत्री के सिग्नेचर से पहली बार मैंने इतने लंबे सार्वजनिक जीवन में, माननीय अध्यक्ष जी, कोई कैबिनेट नोट गई है ऐसा सुना है। मंत्री के सिग्नेचर से कभी नहीं जाती, इसलिए रूल्स बनाने पड़े हैं भाई। रूल्स इसलिए बनाने पड़े हैं कि रूल्स के हिसाब से नहीं चलता था, रूल्स के हिसाब से चले, उसके लिए ये रूल्स बनाने पड़े हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं फिर से एक बार दिल्ली का इतिहास जरूर बताना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, 1953 में फजल अली कमीशन का गठन हुआ। उसने अपना प्रतिवेदन 1955 में दिया। उसके पहले पट्टाभी सीतारामैया की कमेटी बनी। उसके बाद 56 में संविधान संशोधन कर यूनियन टेरिटरी की अवधारणा आई। इसके साथ साथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 57 नगर नियम अधिनियम लागू कर दिया गया और 87 में जब सरकार या कमेटी बनी उसके बाद दिल्ली को राज्य देने का निर्णय किया गया। 249A के तहत इसका विस्तृत वर्णन दिया हुआ है और 69वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको लिया गया। मैं एक जो रिपोर्ट है इसका कोट भी पढ़ना चाहता हूं। पहले मैंने जवाहरलाल नेहरू जी को पढ़ा, अंबेडकर जी को पढ़ा। श्री रिंकू जी अंबेडकर जी को कह रहे थे कि अंबेडकर की भावना के खिलाफ काम करे हो। रिंकू जी, हम तो अंबेडकर जी की भावनाओं के अनुसार काम कर रहे हैं। अंबेडकर जी ने कहा था कि केंद्र के तहत रहना चाहिए। और माननीय अध्यक्ष जी, बालकृष्ण रिपोर्ट में साफ शब्दों में कहा, मैं कोट अनकोट कहता हूं, दिल्ली की कार्यप्रणाली
और सेवा प्रणाली, कार्य प्रणाली और सेवा प्रणाली केंद्र सरकार के अधीन होनी चाहिए। संविधान में संशोधन के दौरान तत्कालीन गृह मंत्री ने भी अपने वक्तव्य में ये बात को, रिपोर्ट को कोट किया और उन्होंने कहा कि बालकृष्ण समिति ने पूरे विश्व की राजधानियों की कार्यप्रणाली और सेवा प्रणालियों का अध्ययन करके ये प्रस्तुत किया है, जिसका हम पालन कर रहे हैं। और उस वक्त गृह मंत्री कांग्रेस के थे। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप जब एक उंगली हमारे सामने करते हो तो 3 उंगली आपके सामने होती है। और मैं तो कहता हूं उस वक्त उचित ही किया था, और आज हम जो कर रहे हैं वो ही उचित ही कर रहे हैं। इसलिए आप, जैसा मैंने कहा कि आप गठबंधन को बढ़ाना चाहते हो, आपके मन में ऐसी कल्पना है कि गठबंधन बड़ा करेंगे तो शायद मोदी जी के खिलाफ चुनाव जीत जाएंगे। भाई और 2-3 लोगों को ढूंढ लाओ, जितने हो सके इतना इकट्ठा कर लो, अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनने वाले हैं। परंतु कम से कम इसके लिए 130 करोड़ की जनता के सामने इतने एक्सपोज न हो। हर बिल आता है, नहीं मणिपुर पर चर्चा, मैं मणिपुर पर चर्चा करने के लिए आता हूं, नहीं मणिपुर पर चर्चा नहीं, हम विरोध करेंगे, यहां आ जाएंगे, मेरे सामने बोर्ड लेकर खड़े हो जाएंगे। ठीक है भाई, करो। मगर जैसे ही गठबंधन टूटने वाला बिल आया, मणिपुर भी याद नहीं आया, डेमोक्रेसी भी याद नहीं आई, दंगे भी याद नहीं आए, सब इकट्ठा होकर देखो सामने बैठे, सारे इकट्ठा। और 130 करोड़ की जनता को बताते हैं हमें मणिपुर की चिंता नहीं है, हमें चुनाव की चिंता है, हमें डेमोक्रेसी की चिंता नहीं है, हमें चुनाव की चिंता है। हमारी पार्टी के कोई सिद्धांत नहीं है, केवल और केवल राजनीति में, चुनाव जीतने के लिए राजनीति में है। और बताइए भैया आप बाहर जाकर मीडिया को, अगर ये नहीं है तो सारे बिल में क्यों एब्सेंट रहे? सारे बिल महत्वपूर्ण नहीं है क्या? सारे बिल महत्वपूर्ण है, आपको रहना चाहिए था। मगर ये बिल इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये बिल आपके गठबंधन को क्षति करता है। और मैं एक बात आगे कह देता हूं कि ये बिल पास होने के बाद वैसे भी आपका गठबंधन टूट जाने वाला है, केजरीवाल जी आपको बाय बाय कर देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, एक बात आई कि वे अध्यादेश क्यों लेकर आए। मैं बताना चाहता हूं कि 11/5/2023 को संविधान पीठ ने एक फैसला दिया। अब संविधान पीठ के फैसले को कोई ध्यान से पढ़ेगा तो वो फैसला कहता है, इन वे संविधान पीठ ने 2 जजों की खंडपीठ का, बेंच का गाइडेंस किया है। फाइनल निर्णय 2 जज की बेंच ने करना है। वो अभी डेट लगी भी नहीं है, मैटर लगी भी नहीं है। 11/5/23 को जजमेंट आया और 11/5/23 को ही दिल्ली सरकार के सेवा विभाग ने, मंत्री ने एक परिपत्र घोषित कर दिया अपने सिग्नेचर से। फिर से मैं कहता हूं, परिपत्र सचिव करते हैं, यहां मंत्री करते हैं। आज 5:30 बजे तक पात्र अधिकारियों की सूची के साथ जो इस पद तैनात किए जा सके, सचिव सेवाएं की तैनाती, मतलब सर्विस जो देखते हैं वो सचिव की तैनाती के लिए नोट प्रस्तुत किया जाए। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय करना बाकी, इन प्रिंसिपल निर्णय किया है। इसके पर 2 जजों की बेंच ने निर्णय करना है, इसको घोषित करना है, आप अमल करने कर दी। सोशल मीडिया में घोषणा कर दी कि सेवा विभाग के सचिव श्री आशीष माधेराव मोरे का ट्रांसफर कर दिया गया है। ध्यान देने की बात है कि जो मैं कह रहा हूं वो फिर से पढ़ रहा हूं, 11/5/23 के निर्णय के पैरा 165 में न्यायालय की नियमित बेंच को इस मामले का निपटारा करने का आदेश दिया गया था, जो अभी बैठी ही नहीं थी। शाम को ही इन्होंने तो इम्प्लीमेंटेशन चालू कर दिया। इसके बाद सतर्कता विभाग, विजिलेंस मंत्री जी ने सभी सहायक निर्देशकों को आदेश दिया कि विशेष सचिव सतर्कता, विजिलेंस कमिश्नर को के सचिव है विजिलेंस के, उसको रिपोर्ट न कर दिया जाए। रिपोर्ट मत करिए। क्यों? अभी जजमेंट नहीं आया। क्यों? क्योंकि अब कारण कहता हूं, इसलिए न करना का किया जाए। इसके बहुत सारे कारण हैं, मैं बताता हूं। मित्रों, माननीय अध्यक्ष जी,
दिल्ली के सतर्कता विभाग को सबसे पहले क्यों निशाना बना गया? अगर सेवा के अधिकार मिल गए, चलो मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूं मिल गए, तो सबसे पहले कोई क्या करेगा? रोड एंड बिल्डिंग की चिंता करेगा, पीने की पानी की चिंता करेगा, साफ सफाई की चिंता करेगा, आरोग्य की चिंता करेगा। इन्होंने विजिलेंस की चिंता करी। बोलो प्रायोरिटी को देखिए साहब, इनके साथी की विजिलेंस की चिंता करी। भला विजिलेंस की चिंता क्यों करी? इससे दिल्ली की जनता का क्या भला होने वाले था? मैं बताता हूं। क्योंकि विजिलेंस विभाग को इसलिए निशाना बना गया, माननीय अध्यक्ष जी, कि इसमें बहुत सारी संवेदनशील फाइलें बंद पड़ी थी। कौन सी फाइलें थी? कौन सी फाइलें थी? जरा आप ध्यान से सुनना भाई। जिसके बारे में बड़े बड़े आवाज से आर्गुमेंट्स कर रहे थे, उनका एक्ट सुनना। आबकारी घोटाले के संबंधित फाइल, शराब की आबकारी घोटाले की फाइल, न्यायालय द्वारा जो आदेश किया था, इसका ओपिनियन जो देना था, वो फाइल विजिलेंस डिपार्टमेंट में थी, जिसके तहत उनके पूर्व डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जेल में बैठे हैं। अब वो फाइल कैसे इनके हाथ में दे? मुख्यमंत्री के नए बंगले के निर्माण पर अवैध रूप से हुए खर्चे के संबंधित फाइल, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री फंसते हैं। शीश महल की फाइल दिल्ली सरकार द्वारा उनकी पॉलिटिकल पार्टी ने उसके प्रचार के लिए, सरकार के नहीं, पार्टी के प्रचार के लिए 90 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। कोर्ट ने ऑर्डर किया कि वो 90 करोड़ रुपया पार्टी के खजाने से दिल्ली सरकार में भरा जाए। इसकी जांच की फाइल भी सतर्कता विभाग में थी। माननीय अध्यक्ष जी, एक फीडबैक यूनिट बना दिया। अब आप संविधान की दुहाई दे रहे हो, ये एक्ट सुधारने के पहले भी लॉ एंड ऑर्डर इनके पास नहीं है, तो उनके पास खुफिया विभाग नहीं हो सकता। उन्होंने फीडबैक यूनिट के नाम से करोड़ों रुपए का खर्च कर एक स्वतंत्र गैरकानूनी खुफिया विभाग खड़ा कर दिया। अब इसकी भी जांच चालू हो गई। वो फाइल भी विजिलेंस में थी। BSES जो बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी है और BYPL कंपनियों का 21,000 करोड़ का बकाया था, फिर भी एक इंडस्ट्री को और रुपया दे दिया। उनको 21,000 करोड़ लेना है, वो साइड में रहा और दूसरा पेमेंट कर दिया। इसका भी विजिलेंस में इंक्वायरी चल रहा है। अब ये सारी फाइलों के लिए माननीय अध्यक्ष जी सतर्कता विभाग को निशाना बना दिया। और ये हमारे दल, मैं तो नहीं मानते सारे दल इसका समर्थन करते होंगे ऐसे काम के, मगर गठबंधन की एक मजबूरी है, इसलिए सारे दल ये सतर्कता विभाग के साथ आज आप पार्टी के साथ जुड़ गए। माननीय अध्यक्ष जी, एक कहा कि भाई सत्र बुलाने का। माननीय अध्यक्ष जी, सभी दलों की कहीं ना कहीं पार्टियां रही। मैं इनको ये कहना चाहता हूं कि आपने असेंबली, एक भी असेंबली ऐसी दिखी है जिसका सत्र अवसान ही न हो? माननीय अध्यक्ष जी, सत्र आहूत होता है, आप सत्र अवसान यहां करते हो, राष्ट्रपति महोदया साइन करती है, सत्र का अवसान होता है, नए सत्र का फिर से आहूत किया जाए। एक असेंबली देश में ऐसी है दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की, जिसका सत्र अवसान ही नहीं होता है, चालू ही रहती है। और जब भी पॉलिटिकल भाषण देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना है, सदन के विशेषाधिकार का उपयोग करना है, किसी को गाली गलौज करना है, तो आधे दिन का सत्र बुलाकर गाली बोलकर फिर से सत्र निलंबित कर देते हैं। सत्र का अवसान ही नहीं होता है। मान्य देखिए, ऐसी कोई सरकार देखी है आपने? मैं इसलिए कह रहा हूं, इनको बताता हूं आप किसका समर्थन कर रहे हो, किस व्यवस्था का समर्थन कर रहे हो माननीय अध्यक्ष जी। और देश की जनता को ये सब मालूम है। और एक कैबिनेट के अधिकारों की बात कर रहे हैं, असेंबली के अधिकारों की बात कर रहे हैं। 2020 में दिल्ली विधानसभा का एक ही सत्र बुलाया गया, बजट सत्र, जिसमें 5 बैठकें हुई। 2 दिन का जो मजबूरी है, बजट पारित कराना है। 21 में भी एक ही सत्र बुलाया गया, बजट सत्र, जिसमें 3 दिन की बैठक करी, 4 बैठकें करी। वो बजट सत्र था, मजबूरी है। 2022 में एक ही सत्र बुलाया गया, बजट सत्र, क्योंकि मजबूरी है, बजट पारित करना है। और 2023 में भी एक सत्र बुलाया गया, बजट सत्र। इसके अलावा विधानसभा ही नहीं बुलाई माननीय अध्यक्ष जी। अरे विधानसभा के अधिकारों की हमारे
विपक्षी दल के मित्र, कौन से अधिकार भाई? विधानसभा बुलानी है नहीं है? ओवैसी जी आप मुगालते में है, आप मुगालते में है, विधानसभा बुलानी ही नहीं है। ऐसा है ओवैसी जी, मैं तो चाहता हूं आप अपनी स्वयं टीम बनाओ। अब वो परेशान है इसलिए कहता हूं, मैं चाहता हूं आप अपनी स्वयं, आपके मुद्दे सबसे अलग है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अब कैबिनेट बैठक पर आता हूं। 2022 के लिए 2022 में सिर्फ 6 कैबिनेट बैठक बुलाई गई, सिर्फ 6 ही बैठक पूरे साल में। इसमें से 3 बैठक बजट संबंधी थी और 1 बैठक एक कंपनी को फायदा करने के लिए बुलाई गई। तो एक्चुअल में देखे तो 2 बैठक बुलाई गई। माननीय अध्यक्ष जी, 2023 में 2 ही बैठक अब तक बुलाई गई है, दोनों बैठक बजट के लिए। अब ये कैबिनेट की बात कर रहे हैं भैया, कैबिनेट बुलाते नहीं है, वही तकलीफ है दिल्ली की जनता को। ये तो बुलाते ही नहीं कैबिनेट। हम तो चाहते हैं कैबिनेट बुलाया जाए। अब किसका समर्थन कर रहे हो? गठबंधन करना चाहिए, सबको जोड़ना चाहिए, हम भी चलाते हैं, मगर ऐसे एक भी बिल में चर्चा नहीं करना और इसमें खड़े हो जाना। माननीय अध्यक्ष जी, शॉपिंग फेस्टिवल आयोजित करने के लिए विज्ञापन के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च करते, इसमें भी कोर्ट ने स्ट्रिक्चर किया। केग का रिपोर्ट 2 साल से सदन में नहीं रखते हैं, संवैधानिक प्रोविजन है। आप हमें संविधान सिखाते हो, जरा आपके साथी को सिखा दो कि केग के रिपोर्ट को आप छुपा नहीं सकते हो। 2 साल से साहब केग का रिपोर्ट नहीं छुपा, सदन के पटल पर नहीं रखते। बोलो क्या ये संवैधानिक प्रावधान है? माननीय अध्यक्ष जी, RRTS, एम्स, UER, IIT दिल्ली, इस जैसी संस्थाओं के 13 परमिशन वहां लंबित है, नहीं देते हैं। उनको डर है कि ये सब होगा तो मोदी जी बड़े लोकप्रिय हो जाएंगे। मैं इनकी सरकार चलाने का तरीका बताता हूं माननीय अध्यक्ष जी। 5G टेक्नोलॉजी लाने के लिए 2016 के एक अधिनियम बनाए, देश के सारे राज्यों ने, इवन DMK ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया, परंतु दिल्ली नहीं करता है क्योंकि उनको विकास से कोई सरोकार नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, 2013 से जो सिविल सर्विस बोर्ड की हमने रचना की, इसको लेकर ये आगे गए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन के सामने और आपके माध्यम से देश की जनता को बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि ये अध्यादेश और बाद में अब जो बिल में कन्वर्ट हो रहा है वो विधेयक लेकर मैं आया हूं, ये संपूर्णतया संविधान सम्मत है और केवल दिल्ली की जनता के कल्याण के उद्देश्य से बनाया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।